हेलो इंडिया, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि इंडोनेशिया से आ रही है। इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.3 रही। भूकंप टोबेलो से 177 किलोमीटर उत्तर में आया था। भूकंप का केंद्र 99 किलोमीटर की गहराई में था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडोनेशिया से। बड़ी खबर, भूकंप का केंद्र 99 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी तक किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 6.3 की तीव्रता का अगर भूकंप आएगा तो काफी ज्यादा वो असर डाल सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर की तस्वीरें हैं जहां पर की जो रैक्स हैं वो हिलने लग जाते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन धरती कांपी है इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के टोबेलो में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। भूकंप टोबेलो से 177 किलोमीटर उत्तर में आया था और ये तस्वीरें भी आपके सामने जहां पे कि आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर को देख सकते हैं जिसके रैक्स जो है वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत यह है कि किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। चले बढ़ते आगे और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा आज है। नागालैंड और मेघालय दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर दौरा है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागालैंड और मेघालय के दौरे पर रहेंगे। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी और एनडीपीपी पार्टी ने चुनाव से पहले गठबंधन किया है। शिलोंग में पुलिस बाजार में रैली में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। मेघालय के तुरा में भी रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम नरेंद्र मोदी का आज नॉर्थ ईस्ट का दौरा है जहां पे वो नागालैंड मेघालय में रैलियां करेंगे। मेघालय के तुरा में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 फरवरी को आपको बता दें नागालैंड में चुनाव है और पूर्वोत्तर के दौरे पर आज रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नागालैंड और मेघालय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे जहां पे कि वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 27 फरवरी को नागालैंड में चुनाव होना है। चलिए बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश का दौरा है। जी हां, जनजातियों को साधने के लिए बीजेपी का जो प्लान है वो रेडी हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा है आज। जनजातियों को साधने के लिए बीजेपी का प्लान रेडी है। सतना में कोल जाति महाकुंभ में हिस्सा लेंगे अमित शाह। महर में शारदा देवी मंदिर भी जाएंगे अमित शाह। विंध्या को बड़ी सौगात दे सकते हैं। अमित शाह के कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हिस्सा लेंगे। मंत्री विधायकों और सांसदों के भी शामिल होने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आज रहेंगे। जनजातियों को साधने के लिए बीजेपी का प्लान रेडी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। मंत्री विधायकों और सांसदों से भी वो मुलाकात करेंगे। जनजातियों को साधने के लिए बीजेपी का प्लान रेडी है। तो गृह मंत्री अमित शाह का स्केड्यूल हमने आपको बताया। दोपहर 12:25 में वो खजुराहो में लैंड करेंगे। उसके बाद सतना के महर हेलीपैड में पहुंचेंगे। और अब कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज से शुरू होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से होने जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता और डेलीगेट्स रायपुर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रायपुर में मौजूद हैं। 9 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर यह अधिवेशन हो रहा है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए रोड मैप इसमें तैयार किया जाएगा। तो कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम है यह अधिवेशन। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में हो रहे इस अधिवेशन से बहुत उम्मीदें हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अधिवेशन से बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस को। अधिवेशन को 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता देंगे, आज से कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है, इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज वोटिंग होगी। सुबह 10 बजे सिविक सेंटर में वोटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी के लिए आज वोटिंग होगी। जिस तरीके से शोर शराबा हंगामा हुआ, उसके बाद आज वोटिंग की उम्मीद है। सुबह 10 बजे सिविक सेंटर में वोटिंग होगी। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी सदन का वित्त मंत्रालय है। 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही प्रशासनिक फैसले लेती है, इसलिए आप बीजेपी में खींचतान जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जबरदस्त खींचतान भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी के लिए वोटिंग होगी। 10 बजे सिविक सेंटर में वोटिंग कराई जाएगी और फिर पता लगेगा कि आखिर इसके जो 18 सदस्य हैं वो कौन हैं जो चुनकर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या वोटिंग हो पाएगी। जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता, दोनों के पार्षद आपस में भिड़ गए, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो किस तरीके से हो पाएगा, इसका एक बड़ा सवाल निशान है। खैर, आज ये चुनाव होना है 10 बजे। बताया जा रहा है कि सिविक सेंटर में वोटिंग होगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त खींचतान जो है वो देखी जा रही है। तो सुबह 10 बजे से सिविक सेंटर में वोटिंग होगी। स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत भूमिका रखती है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एमसीडी का एक तरीके से कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय है। स्टैंडिंग कमेटी बजट पास करती है, उसके बाद जो है एमसीडी में डिफरेंट डेवलपमेंट के जो कार्य होते हैं वो कराए जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी हंगामेदार तस्वीरें हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो आपस में भिड़ गए। उसके बाद शैली ओबराय जो कि मेयर है वो वहां से चली गई। और ये आप देख सकते हैं धक्का मुक्की की तस्वीरें यहाँ पर आ गई। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय हमारे साथ हैं। शैली जी, मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में रात भर जो हंगामा चला है, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ बवाल? जी देखिए, कल आपने, हमने और दिल्ली की जनता ने सबने देख लिया कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हो गए। उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की शुरुआत हुई, पूर्वक हो रहा था। उसके बाद सडनली जब 45-47 वोट डल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद हैं वो वेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और वो बेबुनियाद हंगामा था। मोबाइल फ़ोन का मुद्दा जानबूझकर उठाया गया, क्योंकि किसी भी एक्ट में, किसी भी रूल में ये नहीं लिखा गया कि वोटिंग के दौरान मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जाया जा सकता, बशर्ते वो साइलेंट हो। तो जानबूझकर हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई, पार्षदों पर हमला हुआ, मुझ पर हमला हुआ, पोडियम को तोड़ा गया, बैलेट बॉक्स को उठाकर फेंका गया, साथ ही बैलेट पेपर की बुकलेट को फाड़ा गया। तो साफ साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही थी कि कल वोट हो, और उन्हीं के हंगामे की वजह से बार बार सदन को हमें स्थगित करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सुबह हमने कल तक की बैठक, तो कल सुबह 10 बजे तक बैठक बुलाई है और कल तक स्थगित किया है। पूरी रात हम लोग जद्दोजहद करते रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो आदेश है, तीनों चुनाव एक ही दिन में हो जाएं, बट ऐसा कल सदन में नहीं किया जाने दिया। जो मांगे बीजेपी के पार्षदों ने उठाई थी कि जो मोबाइल फ़ोन को बैन कर दिया जाए, वो मांग तो आपने मान ली थी कि अब मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि दोबारा से सारे चुनाव कराए जाए, और इसमें यह भी खबर आई कि जो बैलेट बुक थे उसमें बैलेट पेपर की जो संख्या थी वो भी खत्म हो रही थी। जी देखिए, बार बार उनका मुद्दा था मोबाइल फ़ोन को बैन करिए, तो हमने वो उनकी बात मान ली, ना चाहकर भी मान ली, ताकि हंगामा ना हो, सदन शांतिपूर्वक चले और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव हो। पर उसके बाद वो नया मुद्दा लेके आ गए कि अब री इलेक्शन कराओ, अब दोबारा से एक से इलेक्शन शुरुआत करी जाए। बट वो बेबुनियाद है। जो
वोट डिब्बे में डल चुके हैं, हम उनकी मोबाइल फ़ोन की बात मान चुके थे, हम उनको कैंसिल किस आधार पर करते? कोई वैलिड रीज़न तो होता उसको, हम उनको कैंसिल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने चुनाव सदन में बार बार बोला कि आगे से अब चुनाव होंगे, जितने वोट डल चुके हैं उसके आगे की वोटिंग होगी। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बढ़ते आगे, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। 30,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिल गई। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए पवन खेड़ा। इस सारी खबर अब आपको बताएंगे, फिलहाल रुकने थोड़ी देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। 30,000 के निजी मुचलके पर उनको जमानत मिली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 30,000 के निजी मुचलके पर यह राहत मिली है। दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पवन खेड़ा रिहा हो गए। रिहाई के बाद पवन खेड़ा का पहला बयान आया। उनका कहना है कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, मैं संघर्ष करता रहूंगा। तो पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के लिए अपशब्द कहे, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश था, काफी नाराजगी जताई गई थी। वहीं असम की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पवन खेड़ा और वहां से द्वारका कोर्ट को आदेश दिया गया कि उनको जमानत दे दी जाए। 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा इसी न्याय प्रणाली ने की है। इसको मैं बार-बार आपको अपने जो स्टेटमेंट दिया तुम कहना है, सच की जो लड़ाई है उस रास्ते में कई बार संघर्ष करने पड़ते हैं। मैं संघर्ष कर रहा हूं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे नेता राहुल गांधी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज और लोकतंत्र की आवाज मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन एफआईआर तो उसी के बेसिस पे हुआ, मल्टीपल शहरों में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ दी है, बट आई थिंक प्रक्रिया पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इस देश, इस महान देश के लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। बात अब G20 की करते हैं। G20 FMCBG की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 FMCBG की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होगी। वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर इसमें शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों की इसमें भागीदारी होगी। बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 FMCBG की पहली बैठक आज बेंगलुरु में होगी। बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में कुल 72 प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात विधानसभा में आज बजट पेश होगा। जी हां, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट पेश किया जाएगा। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्षी दल। पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का बजट आज पेश किया जाएगा। बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्षी दल। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष जो है वो सरकार का घेराव करने की उम्मीद लगाए बैठा है। गुजरात विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। 2023-24 के वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट होगा और साथ ही साथ विपक्ष भी तैयारी कर चुका है अपनी सरकार को घेरने के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की तैयारी है सरकार को घेरने की। इसमें एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक का, तो इसको लेकर भी विपक्ष जो है वो सरकार की घेराबंदी कर सकता है। अगली बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह के विरोध के बाद बैकफुट पर है पंजाब पुलिस। तो आज लवप्रीत तूफान को करेगी रिहा। अमृतपाल सिंह पर दर्ज एफआईआर की एसआईटी जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से बड़ी खबर, अमृतपाल सिंह के विरोध के बाद बैकफुट पर पंजाब पुलिस आ गई है। आज लवप्रीत तूफान को करेगी रिहा। साथियों ने हिंसा के दौरान उसके मौके पर न होने के सबूत दिए हैं। तो साथियों ने हिंसा के दौरान उसके मौके पर ना होने के सबूत दिए हैं। अमृतपाल सिंह के विरोध के बाद बैकफुट पर है पंजाब पुलिस।
श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज सुनवाई है। साकेत कोर्ट में होगी आफ्ताब की पेशी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साकेत कोर्ट में आज आफ्ताब की पेशी होगी। आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज सुनवाई है। आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होगी। आफ्ताब के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। तो श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज सुनवाई है। आफ्ताब की कोर्ट में पेशी होगी। साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी है। आरोप पत्र दायर किए गए हैं आफ्ताब के खिलाफ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा आज। जी हां, आज नोएडा दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव। सपा नेता की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र देंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे अखिलेश यादव। तो आज नोएडा दौरे पर आएंगे अखिलेश यादव। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश होगी अखिलेश यादव की, और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर जीत का मंत्र भी देंगे अखिलेश यादव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे अखिलेश यादव। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ के डंपिंग यार्ड में लगी भीषण आग। कई पुरानी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। जेसीबी मशीनों की मदद से गाड़ियों को हटाया जा रहा है। अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पे की डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई। कई पुरानी गाड़ियां वहां पे जलकर खाक हो गई। डंपिंग यार्ड में ये भीषण आग लगी। जेसीबी मशीनों की मदद से सारी गाड़ियों को हटाया गया। कई पुरानी गाड़ियां जो थी वो जलकर खाक हो गई। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पे कि डंपिंग ग्राउंड था, जहां पे कि कई पुरानी गाड़ियां रखी हुई थी और आग लग गई, जिसकी वजह से कई पुरानी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस के आगे बदमाश गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि माफ कर दीजिए सर, अब नोएडा कभी नहीं आऊंगा। और इस बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम भी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था बदमाश। नोएडा पुलिस के आगे बदमाश पस्त हो गया। पुलिस के आगे गिड़गिड़ाने लगा, माफी की दुहाई देने लगा और यह भी कहने लगा कि अब नोएडा कभी नहीं आऊंगा। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आए दिन ऐसी तस्वीरें आती हैं जब बदमाश पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। हाल के दिनों में भी पुलिस के साथ कई ऐसी मुठभेड़ हुई हैं जहां बदमाशों को मुंह की खानी पड़ी है और बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है यूपी पुलिस ने। राजस्थान के बाड़मेर से अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का यहां पे मामला सामने आया है। प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। भीमसेना के चीफ सतपाल तंवर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। सामाजिक कार्यक्रम के दौरान ये आपत्तिजनक टिप्पणी की पुलिस ने दिल्ली एनसीआर इलाके से गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, अशोक गहलोत पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, भीमसेना चीफ सतपाल तंवर ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी की। चलिए बढ़ते आगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी के पोते सीआर केसवन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं 22 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा। कांग्रेस का क्या नजरिया है इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। देश में एक सशक्त विपक्ष होने के लिए स्पष्ट नजरिए का होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन समय के साथ मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस के पास एक विपक्ष के रूप में स्पष्ट रणनीति नहीं है और मेरी विचारधारा पार्टी के अनुरूप नहीं रही है। इस वजह से राहुल गांधी की तरफ से शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में भी मैंने भाग नहीं लिया और पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। हेलो इंडिया में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।